राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है, हमारा पारद चल रहा था। पारद में आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है हिंगुल से पारद निष्कासन कैसे होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देरी के। ठीक है, तो हिंगुलोत्थक पारद क्या होता है। हिंगुलोथ पारद क्या होता है। हिंग लुगात रस कार्शनम, इसका क्या है। हिंगुल पारद का प्रधान खनिज होता है। हिंगुल से पारद सर्वथा शुद्ध, सप्तकंचुक आदि दोष से रहित तथा समगुण गंधक जीर्ण पारद के समान होता है। अतः संस्कारित पारद के अभाव में हिंगुल से निष्कासित पारद का उपयोग श्रेयस्कर होता है। हिंगुल से प्राप्त पारद के लिए ऊर्ध्व पातन की क्रिया की जाती है। इसके लिए विद्याधर यंत्र, डमरू यंत्र, अधपातन यंत्र, त्रियक पातन यंत्र की क्रिया संपन्न की जाती है। नेक्स्ट है क्या, अथवा त्रियक पातन यंत्र का उपयोग किया जाता है। किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। अधपातन विधि से कैसे करेंगे। इस विधि से नींबू और अदरक स्वरस मर्दित हिंगुल का यंत्र के ऊपर वाले पात्र के आंतरिक तल में लेपकर सुखा दिया जाता है। अब इसे एक जल भरे पात्र को जमीन के अंदर मुख पर स्थगित किया जाता है। इसके साथ मुख मिलाकर पात्र के मुख का संधिबंधन कर दिया जाता है। ऊपर वाले पात्र की बाहर से उपलों द्वारा अग्नि दी जाती है। हिंगुल से निकला हुआ पारद जल वाले पात्र में एकत्र होता है। त्रियक पातन विधि, इस विधि में अदरक अथवा नींबू भावित हिंगुल चूर्ण को त्रियक पातन यंत्र के पात्र में डालकर त्रियक पातन विधि द्वारा पारद प्राप्त कर लिया जाता है। नाद यंत्र क्या होता है। इस विधि में हिंगुल चूर्ण को एक चौड़े कपड़े पर पतले स्तर में फैलाकर लपेटकर वर्ती अथवा पोटली बना ली जाती है। अब इस पोटली को एक टिन पर रखे निर्धूम अंगारे पर रखकर ऊपर से थोड़ा सा केरोसिन का तेल डालकर अग्नि प्रज्वलित कर चारों ओर 3-4 ईंट रखकर उसके ऊपर नाद उलटकर रख देते हैं। नाद के ऊपर भाग में पारद धूम्र रूप में एकत्र हो जाता है। इसके बाद कपड़े से धीरे धीरे रगड़कर 3 से 4 बार कपड़े से छानकर पारद प्राप्त कर लेते हैं। निष्कासन विधि क्या है। एक पत्थर की खरल में हिंगुल का चूर्ण बना ले। अब इस चूर्ण को समान भाग अदरक या नींबू स्वरस लेकर थोड़ा थोड़ा डालकर खूब अच्छी तरह मर्दन कर ले। चूर्ण के शुष्क हो जाने पर इसे डमरू यंत्र, ऊर्ध्व पातन यंत्र या त्रियक पातन यंत्र में रखकर मध्य से तीव्र तक की अग्नि देकर पारद प्राप्त कर ले। ठीक है, अब क्या है, 250 ग्राम हिंगुल के लिए 2 घंटे की अग्नि पर्याप्त होती है। हिंगुल से पारद प्राप्ति हेतु त्रियक पातन यंत्र का उपयोग सबसे उत्तम होता है। इसमें पारद की क्षति संभावना कम से कम होती है। पारद 357 डिग्री सेल्सियस पे ताप पर उबलता है। यदि पारद को शुद्ध प्राप्त करना हो तो 400 से 450 से ताप उपयुक्त होता है। किंतु जब हिंगुल में पारद प्राप्त करना हो तो पारद एवं गंधक का यौगिक हिंगुल का यौगिक स्वरूप टूटकर पारद पृथक हो जाता है। इसके लिए 650 से 700 सेल्सियस तक ताप देना पड़ता है। ठीक है, अब है रस पारदीय कल्पनाएं। रस पारदीय कल्पनाएं कौन कौन सी होती। रस पारदीय कल्पनाओं का आधार द्रव्य पारद है। इसके लिए सुविधा, आवश्यकता और उपयोगिता के अनुसार शुद्ध हिंगोलात अथवा संस्कारित पारद लिया जा सकता है। पारद का स्वयं एकाकी रूप में ना हो तो उपयोग किया जाता है और ना ही वह औषध के अनुरूप या औषधि स्वरूप होता है। औषधियाँ क्या होती हैं। गुण प्राप्ति हेतु उसमें विविध द्रव्य संयोग एवं स्वरूप परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जिसका वर्णन मूर्छना के नाम से किया जाता है। प्रक्रिया के आधार पर पारद से निर्मित या पारद होने वाली विविध उपकल्पनाओं को खरलीय, परपटी, पोटली, कुपीपक एवं भस्म आदि नामकरण किए जाते हैं। इसमें खरलीय कल्पनाएं, तो इसमें हम क्या क्या बताएंगे। देखो, अगर कहीं भी रस या पारदीय कल्पनाएं आएंगी तो उसमें हमें क्या क्या बतानी। खरलीय कल्पना यानी कि खल से मर्दन करते हैं। परपटी कल्पना आपकी हो चुकी। पोटली कल्पना मुझे करानी है। कूपी पक्व भी करानी है और भस्म आपकी हो चुकी है। ठीक है, तो भस्म कल्पना भी है। भस्म कल्पना मैं बता दूंगी। ठीक है,
बस कल्पना थोड़ी सी लंबी है, वो अलग है, ठीक है, वो भी बता दूंगी। अब आपका मैं करवाऊंगी रस कल्पना में रस सिंदूर से शुरू करते हैं, ठीक है। रस जितने भी हैं वो करते हैं, पहले कुपिपक्व कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। कुपिपक्व रसायन देखो, कुपी इति काच कुपी पक्वम अग्निन पक्व रस्य पदास्य अयन स्थानम, अर्थात कुपी पक्व अग्निपकम यद रसायन तत् कुपी पक्व रसायन। कुपी का मतलब होता है कांच की शीशी, पक्व का मतलब होता है अग्नि से पाक, और रसायन यहाँ पे रस का मतलब हो गया पारद, और आयन का मतलब हो गया स्थान, यानी कि कांच की शीशी में पारद आदि द्रव्यों को अग्नि द्वारा पकाकर जो औषध तैयार की जाती है, ऐसे रसायन को कुपिपक्व रसायन हम कहते हैं, ठीक है। हमने क्या बात की थी, आपकी हिंगुल से पारद के निष्कासन की बात की थी, कैसे की थी वो आपकी विधि थी। 3 कौन कौन सी, अधपातन, उदरपातन या त्रिकपातन से हम पारद से हिंगुल से पारद निकाल सकते हैं। अब जो बात आ रही है वो आ रही कुपिपक्व। उसके बाद हमने रसपारदीय कल्पनाएं पढ़ी। रसपारदीय कल्पनाओं में कौन कौन सी कल्पना आई, देखो परपटी कल्पना आती है, पोटली बंद कल्पना आती है, खरलीय कल्पना आती है, कुपिपक्व रसायन आते हैं, और क्या आती है आपकी, बस इतनी आती है ना, और भस्म आती है, ठीक है। आदि नामकरण किए गए हैं। तो कुपिपक्व कल्पना क्या हो गई, जो कांच की शीशी की जो अग्नि से पाक करके हम पारद का जो औषध तैयार की जाती है अग्नि के द्वारा, वो क्या कहलाती है, हमारी रसायन कहलाती है। यानी कि कांच की शीशी में पारद आदि द्रव्यों को अग्नि में पकाकर जो औषध तैयार की जाती है, उसे रसायन को हम क्या कहते हैं, कुपिपक्व रसायन कहते हैं। अब कुपिपक्व रसायन कितने प्रकार के होते हैं, पहले तो संस्कारित अथवा शुद्ध पारद एवं गंधक की कंजली बना अपेक्षित वनस्पतियों के स्वरस की भावना देकर अथवा पारद एवं लवण, छाड़, कासीस, स्फटिक, तुथ आदि द्रव्यों के साथ पारद का निश्चंद्र चूर्ण बनाकर अतसी शीशी में भरकर अंतर्धूम अथवा बहिर्धूम विधि से मंद, मध्य और तीव्र अग्नि पर पकाकर जो औषधि कल्प तैयार किया जाता है, वो क्या होता है, कुपिपक्व कल्प होता है। द्रव एवं पाक के अनुसार यह सिंदूर, कर्पूर आदि विविध वर्ण का प्राप्त किया जाता है। कुपिपक्व रसायन के भेद, कुपिपक्व रसायन के 2 भेद हैं, सागंध, निर्गंध। जैसे कि हमारे किसके थे, मूर्छना के थे, सागंध, निर्गंध, पर उसे 2 पार्ट्स में फिर डिवाइड कर दिया था, साग्नि और निराग्नि। उधर भी साग्नि और निराग्नि, पर अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है अगर हम पारद के साथ गंधक मिलाते हैं केवल, तो हमारा रस सिंदूर बनता है या सुगम सिंदूर बनता है। अगर हम पारद, गंधक और कोई अन्य धातु मिला रहे हैं उसमें, तो ताम्र सिंदूर बनता है और रजत सिंदूर बनता है। अगर पारद, गंधक और अधातु मिला रहे हैं तो मल सिंदूर, ताल सिंदूर, शिदा सिंदूर आदि बनते हैं। पारद, गंधक, अधातु और स्वर्ण मिला रहे हैं तो पूर्ण चंद्रोदय, ताल चंद्रोदय आदि बनेंगे। निर्गंध में केवल 2 आते हैं, रस पुष्प और रस कपूर कल्पना। सिद्ध औषधि प्राप्त भेद से ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन से, कंठस्थ यानी कि गलस्थ या कंठस्थ हो गए, उसके बाद तलस्थ या अधस्थ हो गए, और उपय अस्त हो गए, ठीक है। तो 3 प्रकार के हो गए। कंठस्थ का में आया है रस सिंदूर और रस कपूर और मल सिंदूर। तलस्थ में आया है समीरपंग और रस सिंदूर। उभयस्थ में आया है पूर्ण चंद्रोदय और माणिक्य रस। निर्माण भेद से अंतर्धूम विधि तलस्थ होती है और बहिर्धूम विधि कंठस्थ होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कुपिपक्व रस का संक्षिप्त इतिहास, ठीक है। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि कुपिपक्व रस का संक्षिप्त इतिहास क्या है, ठीक है। कुपिपक्व रसायन का संक्षिप्त इतिहास। रस सिंदूर कल्पना का सर्वप्रथम उल्लेख अपने ग्रंथ रस प्रकाश सुधाकर में उदय भास्कर के नाम से किया जाता है। यहीं पर घनसार रस के नाम से रस कपूर की निर्माण विधि एवं गुण निर्देश भी किया जाता है। 15वीं शताब्दी में अनंत देव सूरी ने रस चिंतामणि में रस पार्थिव रस के नाम से इस कल्प को कहा है। गंधक जारण के क्रम से रस सिंदूर कल्प का विकास हुआ। पारद में रोगनाशक क्षमता उत्पन्न करने के लिए षड गुण बलि जारण किया जाता है। इस जारणा के क्रम में पारद एवं गंधक की एक निश्चित मात्रा एक विशिष्ट ताप को पकाकर सिंदूर सदृश यौगिक में परिणत हो जाता है। गंधक जारण का उल्लेख सर्वप्रथम रस हृदय तंत्र में देखा गया है। आगे
आगे चलकर यह कूपी रस निर्माण विधि के रूप में विकसित हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ रहा है, मुग्धा एवं कूपीमुख मुग्ध, ये पूछा जाता है 3 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है। तो मुद्रा और कूपीपक मुग्ध क्या होता है, कूपी के मुख को बंद करना या किसी भी कूपी को यानी कि कांच की शीशी को बंद करना या उस पर कोई डाट लगाने को हम क्या कहते हैं, कूपीपक मुग्ध कहलाता है। तथा जिससे मुख बंद किया जाता है वो क्या कहलाता है, उसे मुद्रा कहते हैं। इस कार्य हेतु हम गीली मिट्टी का प्रयोग करते हैं और मुख में प्रविष्ट होकर कूपी मुख को बंद कर देते हैं, ऐसा बना लिया जाता है। इस मुग्धा के लिए मदन मुग्धा या हट मुग्धा शब्द भी प्रचलित है। सिर्फ मुल्तानी मिट्टी एवं वस्त्र का ही इस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। सावधानी क्या रखनी चाहिए, कूपी के मुख से ज्वाला का निकलना बंद हो गया हो, कूपी के चारों ओर अंधेरा कर कूपी को तल को देखने पर तल काला वर्ण का दिखाई देता हो, कूपी के मुख से टॉर्च का प्रकाश करने पर पारद का कण ऊपर उठता हुआ प्रतीत हो, कूपी में शीतल शलाका डालने पर शलाका में धुएं का ना लगना, तांबे का सिक्का कूपी के मुख पर रखने से उस पर पारद के कण चिपक कर सिक्के के उस भाग को श्वेत कर देते हो, ताम्र शलाका। उसके बाद क्या है कि हम क्या करते हैं, तांबे का सिक्का कूपी के मुख पर रखने से उस पर पारद के कण चिपक कर सिक्के से उस भाग को श्वेत कर देते हैं। तप्त शलाका को कूपी में डालने पर उसमें कुछ भी नहीं लगता। कूपी तोड़ने की क्या विधि है, कूपी के स्वांशित हो जाने पर उसे निकालकर सावधानी पूर्वक उसे ऊपर की कपड़ा मिट्टी एक चाकू से खुरचकर पहले कूपी को बाहर निकालकर साफ कर लें। अब रस सिंदूर उसके कंठ में कहाँ तक एकत्र हुआ है ये निश्चित कर लें, तो जो कूपी के बाहर से साफ हो जाने पर स्पष्ट परिलक्षित होगा। जब अब जहाँ तक रस सिंदूर एकत्र हुआ है उससे 1 इंच नीचे एक सुतली केरोसिन में भिगाकर लपेट लें तथा जला दें। सुतली के पूर्णतः जल जाने पर एक गीले वस्त्र से कूपी के तप्त भाग में आच्छादित कर दें। तप्त स्थान पर गोलाई में कूपी के टूटने की आवाज़ सुनाई पड़ने पर वस्त्र को हटाकर कूपी का ऊर्ध्व भाग ग्रहण कर लें। अब एक काष्ठ खंड से कूपी के ऊर्ध्व भाग को चारों ओर से धीरे धीरे ठोकें, बोतल टूटे नहीं इसका ध्यान रखें। ठोकने से कूपी पक्व से चिपका कूपी कंठ के आकार का संपूर्ण रस सिंदूर अलग होकर निकल आ जाएगा, जिसे सुरक्षित प्राप्त कर लें। कांच के छोटे छोटे टुकड़ों से औषधि की रक्षा का ध्यान रखें। अब हम बात कर रहे हैं इसकी फॉर्मुलेशंस में क्या क्या आता है, रस सिंदूर आता है, मकर ध्वज रस आता है, सिद्धम कर ध्वज रस आता है, रस पुष्प है, रस कपूर है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसकी। अब रस सिंदूर क्या है, रस सिंदूर है रेड सल्फाइड ऑफ मरकरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है। ठीक है, रस सिंदूर कैसे बनता है रस सिंदूर पहली बात रसायन है जो रस योग सागर ने दिया था। किसने दिया था, देखो रस आ रहा है, सिंदूर है, ठीक है, दोनों रस सा है तो क्या है, राशि है, तो रस योग सागर, सा से सी आ जाएगा। ठीक है, रस सिंदूर है तो सा से सिंदूर है और सा से सागर है, इन्होंने दिया था। रस योग सागर ने हमारे ये दिया था। रसायन द्रव्य है, ठीक है, रसायन में प्रयोग किया जाता है, रोगाधिकार हो गया रसायन आपका। तो अगर पूछा जाए एक ऐसी चीज बताओ जो रसायन है तो वो क्या है, आपका रस सिंदूर है। ठीक है चलो आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें लेते क्या है, हम शुद्ध पारद लेते हैं और शुद्ध गंधक लेते हैं। कितना, 1-1 पल यानी कि 4-4 तोले लेते हैं, लेकर इसकी विधिवत कंजली बनाएं और एक विधिवत हम कंजली बना लेते हैं। इस कंजली को बटा अंकुर स्वरस की 3 भावना देकर सुखा ले। बटा अंकुर की हम कितनी भावना देते हैं, इसे 30 भावना देकर सुखा लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब इस कंजली को 7 बार कपड़ा छन करके एक कांच की कूपी में भरकर बालूका यंत्र में प्रथम 2 उंगली ऊंची बालू भरकर कूपी रखकर बालूका यंत्र को बालू से पूरी तरह ढक कर भर देते हैं। अब इस बालूका यंत्र को भ्राष्टरी पर स्थापित कर 4 याम तक मृदु, मध्य और 3 कम से पाक करते हैं। इससे अरुण वर्ण का रस सिंदूर बन जाता है। ठीक है, इसे बालूका यंत्र के से स्वांशित हो जाने पर सावधानी पूर्वक ग्रहण करें। यह अनुपान विशेष से विविध गुणों को प्रदान करने वाला होता है।
नेक्स्ट है रस सिंदूर निर्माण। फिर कैसे होता है, और दूसरा जो रस तरंगिणी ने बताया, अभी तो हमारे रस योग सागर ने बताया था, रस तरंगिणी ने कैसे बताया, हमने शुद्ध पादर और शुद्ध गंधक लिया, कितना 8-8 तोला, यानी कि 2-2 तोले ले, 2-2 पल लिया, ठीक है। दोनों को खरल को एकत्र मिलाकर 2 दिन तक अच्छी तरह मर्दन कर कंजली बना ली, उसके अच्छी प्रकार कंजली बना ली। अब इस कंजली को बढ़ के अंकुर स्वरस्थ अथवा कोमल सेमल की मसूलियों के स्वरस की 3 भावना देकर सुखा लिया। हमने ऊपर कितनी दी थी, 7 भावना दी थी, नहीं 3 भावनाएं दी थी ऊपर भी, किसकी, बट अंकुर के वृक्ष की 3 भावनाएं दी थी, ठीक है। यहाँ पे भी हमने क्या दी, 3 भावनाएं दी है, पर वहाँ पे यहाँ पे अब थोड़ा सा अंतर हो गया है, क्या कि एक दवात कोमल सेमल की मसूलियों के साथ 3 भावना देकर अब एक दवात जैसा आकार की शीशी लेकर उसको रुई और मिट्टी के गारे से 8 बार कपड़ा छन करके सुखा ले। वहाँ पे हमने कंजली को 7 बार कपड़ा छन करके कांच की कुपी में भरकर अलग कर दिया था, ठीक है। उसके यहाँ पे थोड़ा सा अलग है कि हम उसको रुई और मिट्टी के गारे से 8 बार कपड़ा मिट्टी करके सुखा ले। इस शीशी में उक्त अग्नि दे, ठीक है। उसमें हमने 3 प्रकार की अग्नि दी थी, मृदु, मध्य और तीव्र। प्रथम 2 याम यानी कि 6 घंटे तक मृदु अग्नि दे, फिर मध्यम अग्नि दे। गंधक के जीर्ण हो जाने पर कांच कूपी के मुख पर डाट लगाकर उसको गुड़ और चूने के मिश्रण से अच्छी प्रकार बंद कर दें, ठीक है। तत्पश्चात 6 घंटे की तीव्र अग्नि देकर रस सिंदूर को पाक करें। बालुका के स्वांशित हो जाने पर शीशी को निकालकर तोड़कर उससे जो रक्त कमल के समान बण वाला शीशी के गले में लगा हुआ होगा, वो क्या होगा, रस सिंदूर प्राप्त कर ले। रस सिंदूर प्राप्तिमान 6 भाग पारद एवं 1 भाग गंधक मिलाकर रस सिंदूर यौगिक का निर्माण किया जाता है। यदि 100 ग्राम पारद एवं 100 ग्राम गंधक लिया जाए तो संपूर्ण हानि तो बचा लिया जाए, तो कुल रस सिंदूर 116 ग्राम बनना चाहिए, यानी कि HGS रेड सल्फर ऑक्साइड, ठीक है, रेड सल्फर ऑक्साइड, सल्फाइड ऑफ मरकरी, ठीक है। उसके बाद क्या, किंतु निर्माण में हानि के कारण यह प्रमाण पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। सावधानी बरतने पर 110 ग्राम तक रस सिंदूर प्राप्त किया जाता है। रस सिंदूर की मात्रा हो गई 1 से 2 रत्ती की मात्रा हम दिन में 2 बार देते हैं, ठीक है। रस सिंदूर के गुण क्या है, पहला तो रसायन हो गया, वाजीकरण है, नारी और स्वांग बल वर्धक है, फुफ्फुस की क्रियाशीलता को बढ़ाना है, ज्वर है, प्रमेह है, शूल है, भगंदर है, क्षय है, क्षय है, गुल्म है, पांडु है, स्थौल्य है, व्रण, अग्निवांत, कुष्ठ का नाश करने वाला, ठीक है, और 5 प्रकार की वायु का नियमन करने वाला, ठीक है। मलमूत्र और अपान वायु आदि को स्वाभाविक रूप से निकालने वाला, पित्त को बाहर निकालता है किंतु पलता दस्त नहीं करता, मतलब लूज मोशंस नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पित्ताशय अथवा कोष्ठ में शोभ भी नहीं पैदा करता है, ठीक है। और क्या है, और क्या करता है, तो कोई तकलीफ उत्पन्न नहीं करता है, शोथ, मुखपान वगैरह, लाल स्त्राव या दाह भी उत्पन्न नहीं करता। ये उत्तम योगवाही है। अनुपान क्या है इसका, शहद, घी और मक्खन है, ठीक है। नेक्स्ट जो आ रहा है वो है मकर ध्वज। मकर ध्वज क्या है, ठीक है, मकर ध्वज, मकर ध्वज रस देखो, मकर ध्वज क्या है, चंद्रोदय रस या स्वर्ण सिंदूर। याद रखना, मकर ध्वज क्या है, चंद्रोदय रस भी है और स्वर्ण सिंदूर भी है। तो कहीं पे पूछा जाए स्वर्ण सिंदूर या मकर ध्वज ही क्या है, चंद्रोदय है, ठीक है। स्वर्ण सिंदूर के नाम से ये पूछा जाता है, ठीक है। मकर ध्वज किससे नाम से पूछा जाता है, चंद्रोदय के नाम से और स्वर्ण सिंदूर के नाम से भी पूछा जाता है। तो याद रखना, इसमें हम क्या लेते हैं, एक तो हम इंगुलत पारद लेना ही लेना है, और गंधक लेंगे। पारद और गंधक तो हमें लेना ही लेना है। साथ में मकर ध्वज लेते हैं तो वो क्या होता है, स्वर्ण पत्र लेते हैं हम। मात्रा देखो सबकी कितनी है, पारद की मात्रा 6 पल की होगी, गंधक की मात्रा 16 पल की, 16 भाग की, ठीक है, और 8 भाग की आपकी किसकी होगी, आधा। पारद आधा होगा गंधक का, 8 भाग हम पारद का लेंगे, गंधक का 16 भाग लेंगे, और जो आपका क्या है स्वर्ण पत्र है वो 1 ही भाग लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भावना द्रव्य हम क्या क्या लेंगे, या तो वटंकर का स्वरस ले सकते हैं, घृत कुमारी का स्वरस ले सकते हैं, और रक्त कार्पास पुष्प स्वरस भी ले सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार हम कुछ भी जो मिल जाए वो ले लेना, ठीक है। विधि क्या है,
सर्वप्रथम स्वर्ण पत्र को कैंची से छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे, मतलब काट लेंगे। उसे एक पत्थर की खरल में डालकर पारद के साथ खूब अच्छी तरीके से सावधानी पूर्वक मर्दन करेंगे। ऐसा जब तक करेंगे जब तक कि पारद में स्वर्ण मिल ना जाए। अब उसमें गंधक डालकर अच्छी तरीके से मर्दन करके कंजली बनाएंगे। कंजली बनने के बाद उसमें रक्त करपास स्वरस या वटअंकुर या घृत कुमारी स्वरस की भावना देंगे। कितनी भावना देनी है? एक एक भावना देनी है, ठीक है। इस कंजली को 7 बार कपड़ा मिट्टी की हुई कांच कुपी में भरकर छानकर 7 बार उसको छानकर क्या रखना है? कपड़ा मिट्टी में कांच कुपी में भरकर बालुका यंत्र में स्थापित कर क्रम वृद्धि पूर्वक, यानी कि मृदु, मध्य और तीव्र अग्नि हम देते हुए 3 कांच कूपी में भरकर बालुका यंत्र में स्थापित कर पे क्रम वृद्धि पूर्वक अग्नि देते हुए 3 दिन तक पकाएंगे। और कितने दिन तक पकाना है? 3 दिन तक पकाना है। विधि का अनुसरण रस सिंदूर की तरह ही है। फिर क्या करेंगे कि उसके वही बिल्कुल सेम रस सिंदूर की तरह, कुछ अंतर नहीं है ना। बस क्या अंतर है कि हम इसमें 2 याम की अग्नि दे रहे थे, ठीक है, और दिन नहीं लग रहे थे इसमें, है ना। और इसमें क्या दिन लग रहे हैं, ठीक है। इसमें कितने दिन लग रहे हैं? 3 दिन तक दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम? स्वांशित होने पर कांच कुपी को तोड़कर क्या करेंगे? कुपी कंठ से में लगे मकर ध्वज और कुपी तल में एकत्रित स्वर्ण को सावधानी पूर्वक निकालेंगे। इसे ही मकर ध्वज, चंद्रोदय या रस स्वर्ण सिंदूर कहते हैं। उसके बाद तल से एकत्र किए हुए स्वर्ण और मकरध्वज को एक साथ 3 दिन तक खरल में खूब मर्दन करके तदत्त रोगोत्पत्त अनुपान के साथ प्रयोग करेंगे, अथवा तदस्थ स्वर्ण 1 भाग, मकरध्वज 8 भाग, लवंग का। और भी बताया गया है, क्या है कि देखो, एक तो विधि हमने इतनी लंबी पढ़ी, दूसरी विधि क्या है कि तल से एकत्र किए हुए स्वर्ण को मकरध्वज को एक साथ 3 दिन तक खरल में डालकर रोगोत्पत्ति अनुपान के साथ प्रयोग करेंगे। तीसरी विधि क्या है? तुतत स्वर्ण को 1 भाग लेंगे, मकरध्वज यानी कि स्वर्ण पत्र को 8 भाग लेंगे, लवण का चूर्ण 4 भाग लेंगे, और क्या जयपाल का चूर्ण भी 4 भाग लेंगे, और केसर 4 भाग लेंगे। इन पान के रस में खूब मर्दन करेंगे और 1 तोला कपूर और 1 तोला कस्तूरी मिलाकर पान के रस को मर्दन करके 3-3 दिन रत्ती की गोलियां बनाकर छाया में सुखाकर शीशी में भर लेंगे, ठीक है। ये भी है। मकरध्वज की मात्रा कितनी होती है? 1 से 2 रत्ती या 1 से 2 गोली आपकी बताई गई हैं, ठीक है। देखो, तल में एकत्र किए हुए स्वर्ण को या तो हम खरल में डालकर अच्छी तरीके से मर्दन करते फिर कर लेंगे, ठीक है, यूज। लेकिन एक और है कि उसके बाद क्या करेंगे? तो तटस्थ स्वर्ण को 1 भाग लेंगे, ठीक है, मकरध्वज को फिर लेंगे, फिर लवंग का चूर्ण लेंगे, फिर जयपाल का चूर्ण लेंगे और केसर का चूर्ण लेके इनके पान के रस को खूब अच्छी तरीके से मर्दन करके क्या करेंगे? और उसमें 1 तोला कपूर और 1 तोला कस्तूरी मिलाकर अच्छी तरीके से मर्दन करके 3-3 रत्ती की हम गोलियां बनाकर छाया में सुखाकर शीशी में भर लेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा? ये हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका? मकरध्वज अथवा मकरध्वज की मात्रा भी हो गई आपसे 1 से 2 रत्ती का। कब देंगे? प्रातः साय में उबाल कर ठंडा किया हुआ मिश्रित मिलाए हुए गाय के दूध से साथ सेवन करेंगे, ठीक है। अनुपान क्या है? मक्खन है या शहद है, ठीक है। गुड़ क्या है? जठराग्नि, स्मरण शक्ति, आयुष्य, शरीर की कांति को बढ़ाने वाला, वाजीकरण, वृद्धावस्था और अनुपान विशेष से सावधानी सर्व व्याधियों को दूर करने वाला होता है। ठीक है। अब हम क्या है? दूसरा है आपका, एक आ रहा है मुग्ध रस, आपके सिलेबस में ही है मुग्ध रस, ठीक है। मुग्ध रस क्या होता है? देखो, मुग्ध रस जो होता है वो क्या होता है? ग्रे पाउडर होता है। मुग्ध रस क्या है? ग्रे पाउडर है, जिसे हम कैसे, घटक द्रव्य क्या है इसके? तो अब हम काय की बात कर रहे थे? मुग्ध रस की। मुग्ध रस में हमने क्या लिया था? ग्रे पाउडर होता है मुग्ध रस। ये रस तरंगिणी ने दिया था, ठीक है। उसके बाद इसका जो
घटक द्रव्य हैं वो है शुद्ध पारद है और शुद्ध खटिका है। गंधक इसमें हमने नहीं लिया है, इसमें खटिका ली गई है। शुद्ध पारद है 1 भाग, खटिका है 2 भाग, ठीक है। नेक्स्ट जो आ रहा है वो क्या है कि उपरोक्त निर्माण विधि है। उपरोक्त दोनों द्रव्यों को एक पत्थर के खड्ग में डालकर पारद के निश्चंद्र होने तक मर्दन करें, यही मुग्ध रस है। इसका वर्ण हल्का भूरा होता है। नोट, बाजार में ये ग्रे पाउडर के नाम से मिलता है, ठीक है। मात्रा बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं करना है, बस पत्थर के कलर में डालकर इसका मर्दन करके करते हैं, ठीक है। पारद डालकर मर्दन करते हैं और क्या करते हैं, निश्चंद्र होने तक मर्दन करते हैं। मुग्ध रस है, ठीक है। उसके बाद इसका वर्ण कैसा होता है, हल्का भूरा होता है। नोट है कि ये ग्रे पाउडर के नाम से मार्केट में मिलता है। फिर है कि इसकी मात्रा होती है आधा रत्ती से 2 रत्ती तक की, और 1 वर्ष के बच्चों को 1/8 रत्ती से 1/4 रत्ती तक हम दे सकते हैं। मुग्ध रस के अंतः प्रयोग से अतिसार नहीं होता, वमन नहीं होता और सहज फिरंग रोग को नष्ट कर देता है, ठीक है। इन रोगों को नष्ट करता है। बालकों के लिए विशेष रूप से बतलाया गया है। बच्चों के अतिसार, हरे, पीले या मृतिका वर्ण के दुर्गंध युक्त लूज मोशंस में हम ये लाभकारी होता है। मुग्ध रस का आमिक प्रयोग क्या है कि 1 रत्ती मुग्ध रस जल के साथ 1 अथवा 2 माह तक लगातार सेवन करने से गर्भिणी। फिर क्या है, फिर है कि इसके 1 रत्ती मुग्ध रस का आमिक प्रयोग क्या है, 1 रत्ती मुग्ध रस जल के साथ 1 अथवा 2 माह तक लगातार सेवन करने से गर्भिणी स्त्री का नया एवं पुराना फिरंग रोग नष्ट होता है। 1/4 रत्ती की मात्रा में बच्चों को जल के साथ देने से अथवा सहज फिरंग रोग नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये फिरंग रोग नष्ट करता है बच्चों में। मुग्ध रस पारद का एक निर्गंध यौगिक है। इसके प्रयोग से औषध मात्रा एवं सेवन अवधि का निर्णय विचारपूर्वक करना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका कवर कराएंगे सिद्धकम रस, रस पुष्प और रस कपूर, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे रसबंद की, ठीक है। तो रसबंद की हम 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपका पारद भी पूरा होने वाला है, ठीक है। थैंक यू।